लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब जुडिशरी को। तो जुडिशरी में सबसे पहले हम लोग को समझना है पार्ट 5 में 124 से 147 तक जुडिशरी है और 214 से 231 तक आपका हायर कोर्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि मिनिमम एज है क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? तो कोई मिनिमम एज दिया हुआ नहीं है, ना ही हाई कोर्ट का दिया हुआ है। ठीक है, रिटायरमेंट एज दिया हुआ है 65 साल है सुप्रीम कोर्ट का और 62 साल है आपका पहले 60 साल था फिर 62 साल हो गया हाई कोर्ट का। ठीक है, प्रेसिडेंट भैया कोलेजियम सिस्टम से बनता है प्रेसिडेंट, और इसमें को भी प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, ओथ प्रेसिडेंट दिलाता है, हाई कोर्ट का जज को गवर्नर दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा, ये भी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है तो आपको हाई कोर्ट में 5 साल जज रहना होगा, 10 साल एडवोकेट रहना होगा, या तो आप डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट होने चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। हाई कोर्ट में आपको 10 साल किसी जुडिशियल ऑफिस में रहना होगा या हाई कोर्ट में एडवोकेट होना होगा 10 साल। ठीक है, जुडिशियल ऑफिस या जुडिशियल, इसमें आपका डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला प्रोविजन नहीं है। कोलिजियम में आपको समझना है क्या है कोलिजियम। जब कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन, तो 4 लैंडमार्क जजेस केस हुआ था, उसके बाद बोला कि भाई ये जो कंसल्टेशन बोल रहा है ना कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई, तो वो सीजीआई मतलब वो कोलेजियम सिस्टम से है। तो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम में होता है सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, वो रिकमेंड करता है अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर प्रेसिडेंट को। ठीक है, हाई कोर्ट का कोलेजियम होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, मतलब क्या है बेसिकली कि जो हाई कोर्ट कोलेजियम है प्रपोजल इनिशिएट करता है, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है जो कि यूनियन गवर्नमेंट को फिर भेजेगा, और यूनियन गवर्नमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को भेजेगा फॉर फाइनल अप्रूवल और फिर उसको सेंड करेगा। ठीक है, रिमूवल प्रोसेस पे आएंगे हम लोग। द रिमूवल प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज का सेम है। इसका ग्राउंड एक ही है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, जैसे प्रेसिडेंट का था कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसमें लिखा हुआ है। अगर आपको जैसे आपको किसी जज को रिमूव करना है तो सबसे पहले एक मोशन लाना होगा, 100 मेंबर साइन करेगा लोकसभा में या 50 मेंबर साइन करेगा राज्यसभा में। ठीक है, अब स्पीकर या चेयरमैन उसको एडमिट करेगा, एडमिट होने के बाद 3 मेंबर का इंक्वायरी कमेटी बैठेगा। ठीक है, जिसमें सीजीआई होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, कि साधना में ये बोला जा रहा है कि क्या है सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने का, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट में वही है, 3 मेंबर का इंक्वायरी कमेटी बैठेगा। अगर जज गिल्टी है तो हाउस अब मोशन लेगा। ठीक है, मतलब पहले मोशन नहीं लिया, पहले आपका रिमूवल मोशन साइन हुआ 100 मेंबर के, ठीक है, राज्यसभा में 50 मेंबर में। अब स्पीकर एडमिट किया मोशन का, अब इंक्वायरी कमेटी बैठा, इंक्वायरी कमेटी अगर जज को गिल्टी मानेगा तब हाउस अब सुनेगा। अब हाउस अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास करता है, ठीक है ना, जो स्पेशल मेजोरिटी 2 है उससे पास करता है, तो जज रिमूवल ऑर्डर प्रेसिडेंट इशू करेगा। तो रिमूवल ऑर्डर प्रेसिडेंट को ही रिजाइन करोगे, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा। पर आज तक कोई नहीं किया है, जस्टिस वी रामास्वामी फेस किए हैं आज तक। ठीक है, एडहॉक एक्टिंग चीफ जस्टिस सब पढ़ेंगे, पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जज का प्रिविलेज अगर देखा जाए तो जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में है कि कोई कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होना चाहिए जज अगर कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करे, पहला चीज। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकता है अगेंस्ट ए सिटिंग और एक्स जज। ठीक है, हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ जजेस। सबसे पहले हम लोग का है सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या टेम्पोरेरी जज का सिस्टम है। पहला है भैया एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो अगर आर्टिकल 126 का बात सुने हम लोग, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भैया अगर सीजीआई का प्लेस वैकेंट है और सीजीआई एब्सेंट है ड्यूटी करने के लिए, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस बैठ सकता है आर्टिकल 126 के तहत। ठीक है, उसके बाद बात हो रहा है एडहॉक जज का। तो एडहॉक जज आपका आर्टिकल 127 में है। एडहॉक जज आपको कब अपॉइंट करेगा? सीजीआई अपॉइंट करेगा अगर कोरम कम है, अगर सीटिंग सुप्रीम कोर्ट जज का सीटिंग कम है, तो आपको किसको सुप्रीम कोर्ट जज बनाया जा सकता है? जो हाई कोर्ट का जज जो कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, वो एडहॉक जज बनेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही है, टेम्पोरेरी पीरियड के लिए एडहॉक है। ठीक है,
तो क्या है, प्रेसिडेंट का कंसेंट होना चाहिए, हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा, सीजीआई रिक्वेस्ट करेगा इन राइटिंग। ठीक है, ये चीज़ है। रिटायर्ड जज आर्टिकल 128 में, तो 126 में एक्टिंग, 127 में आपका एडहोक और 128 में रिटायर्ड जज को लेगा। कि रीज़न नहीं बताया है, तो रीज़न आपका एडहोक के लिए बताया है, शॉर्टेज ऑफ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। रिटायर्ड के लिए नहीं बताया है। एक सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए या एक हाई कोर्ट जज भी होना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट के लिए जज के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, तो बन सकता है। ये भी टेम्पोरेरी पीरियड के लिए है। ठीक है, सीजीआई विथ प्रेसिडेंशियल कंसेंट, प्रोसेस वही है। यहाँ पे आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस बनेगा अंडर आर्टिकल 223। तो आर्टिकल 223 में आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस है। 224 में यहाँ पे आपका एडिशनल जज है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल जज का कॉन्सेप्ट आता है कि एडिशनल जज क्या है, कि अगर हाई कोर्ट का बिजनेस बढ़ गया है, ठीक ना, हाई कोर्ट का बिजनेस बढ़ गया तो भैया हम लोग एडिशनल जज हायर कर लेंगे। ठीक है, एक्टिंग जज क्या है, एक्टिंग जज है कि अगर परमानेंट हाई कोर्ट जज अदर देन चीफ जस्टिस अनेबल है, ठीक है, तो या कोई गया हुआ है वहाँ एडहोक जज बनने के लिए या एक्टिंग चीफ जस्टिस बना हुआ है, तो आप भैया एक्टिंग जज बन जाएगा कोई। ठीक है, हाँ, इसके अलावा रिटायर्ड जज को भी आप लोग बुला सकते हैं। ठीक है, तो रिटायर्ड जज को बुला सकते हैं। एडिशनल जज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में बैकलॉग बढ़ गया तो भैया जज ले आए। ठीक है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपका बस एक्टिंग का ये है, एडहॉक का सिस्टम है, और आपका रिटायर्ड का सिस्टम है। ठीक है, तो एडहॉक में बेसिकली वो बताया है कि कोरम में सीटिंग कोरम कम है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि बैकलॉग बढ़ गया, उसका नाम एडिशनल जज दे दिया। काम बेसिकली सेम है, एडहॉक जो सुप्रीम कोर्ट का जज है और यहाँ पे जो आपका एडिशनल जज है हाई कोर्ट का, दोनों का काम सेम ही है, कि जो हाई कोर्ट का जज है उसमें बैठा देंगे उसको। तो एडिशनल जज का 2 साल या 62 साल तक ही हो सकता है। ठीक है, ये देखो, अब बोल रहा है कि एक्टिंग सीजीआई और एक्टिंग हाई कोर्ट चीफ जस्टिस दोनों ही प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होगा। तो एक्टिंग हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो है 223 में, और एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ये आपका 126 के तहत। ठीक है, तो एडिशनल और एक्टिंग हाई कोर्ट जजेस में क्या अंतर है, तो एडिशनल जो जज है वो अगर बैकलॉग बढ़ गया है आपका हाई कोर्ट में, तो आपको एडिशनल जज अपॉइंट करना होगा। ठीक है, बट जो एडिशनल और एक्टिंग हाई कोर्ट जज बनेगा ना, उसका आप लोग मान के चलिए कि 2 साल 62 इससे ये नहीं होना चाहिए, एज खत्म नहीं होना चाहिए। बट एडहोक जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट सीजीआई किससे सेलेक्ट करेगा, वो सीटिंग हाई कोर्ट जज से ही सिलेक्ट करेगा एडहोक सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, ये मान के चलिए। ठीक है, और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज है तो सीजीआई करेगा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेगा। प्रीवियस कंसेंट होना चाहिए प्रेसिडेंट का और जो पर्सन अपॉइंट होना है उसको। ठीक है, retired judges are called back, they enjoy the jurisdiction, power and privilege of the judge of the court, but they are not deemed to the judge of the court for the constitutional purpose। ठीक है, constitutional purpose के लिए नहीं है, बट वो काम करने के लिए है बस। ठीक है, तो क्या है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल जज टू सुप्रीम कोर्ट टू एडिशनल जज ना, एडिशनल जज के लिए कोई ये नहीं है, एडिशनल जज का प्रावधान हाई कोर्ट में है, इतना याद रखना है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन अपॉइंट एडहोक जज, तो एडहोक जज का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में है। बस एडहोक और एडिशनल जज का ये संबंध स्थापित रखना है। एडहोक जज टू सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, जो एडहोक जज होता है वो अपॉइंट करता है सीजीआई। ठीक है, प्रायर प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट से। बट जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है या आपका एक्टिंग जज है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, एक्टिंग जजेस को ही सिर्फ प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, बाकी सबको तो भैया वहाँ का चीफ जस्टिस सब ये कर रहा है। ठीक है, अ, तो देखो पहले पीवाईक्यू आ चुका है कि भैया जो अ, जो एडहोक जज है या रिटायर्ड जज है उसको क्या वापस बुलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो जो सीजीआई रिटायर्ड जज को वापस नहीं बुला सकता है, प्रेसिडेंट का भी और जज का दोनों का ये चाहिए, सहमति चाहिए। ठीक है, वहाँ भी सीजीआई हाई कोर्ट का और प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए। ठीक है, मेंस बेस्ड नुआंस से जो याद रखना है, सबसे पहले एडहॉकिज्म ऑफ जस्टिस, कि हम एडिशनल जज बैठा रहे हैं, एक्टिंग जज बैठा रहे हैं, रिटायर्ड जज बैठा रहे हैं, क्या है, ये स्ट्रक्चरल फेलियर है। क्यों,
कि कॉलेजियम और एग्जीक्यूटिव मिलके डेडलॉक कर दिया है। हाई कोर्ट में बहुत वैकेंसी है, लगभग 30% सीट खाली है। ठीक है, क्योंकि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम और एग्जीक्यूटिव का ब्रोकन है। क्योंकि सेंटर हमें कभी कभी क्या होता है कि कॉलेजियम का रिकमेंडेशन पे बैठ जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा, बेंडेड ऑन ए बुलेट वुंड। क्या बोलना चाह रहा है कि 224 ए है जो रिटायर्ड जज है, इज ए वेलकम इमरजेंसी मेजर बट इट इज ए बेंडेड। ठीक है, टेम्परेरी जज जो है कैन नॉट बिल्ड ए लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल इज फुल्ली सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट जजेस। ठीक है, 2 साल का अनसर्टेनिटी है। जो एडिशनल जज है हाई कोर्ट में वो 2 साल तक ही मैक्सिमम रहेगा। तो देयर कंफर्मेशन एज परमानेंट जज डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस। तो ये जो स्वॉर्ड ऑफ कंफर्मेशन है वो उसका जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खा जाता है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग को समझना है लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या जजमेंट हुआ। तो 224 ए सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा, रिटायर्ड जज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो हाई कोर्ट में रिटायरमेंट जज का है। ठीक है, बिकॉज हाई कोर्ट इज ड्रॉनिंग बैकलॉग ऑफ 57 लाख केस। तो क्या क्या है, सबसे पहले चीफ जस्टिस कैन इनिशिएट इफ एनी वन ऑफ द फोर, 5 ट्रिगर होगा वैकेंसी। अगर हाई कोर्ट में 20% से ज़्यादा वैकेंसी है सैंक्शन स्ट्रेंथ का। ठीक है, ये दूसरा। अगर कोई केस पर्टिकुलर कैटेगरी का 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग है, दूसरा। तीसरा, अगर 10% से ज़्यादा पेंडिंग केसेस जो हाई कोर्ट में है वो 5 साल से ज़्यादा वाले हैं। ठीक है, if the rate of disposal of cases is consistently lower than the rate of institution of new cases। ठीक है, if there is no vacancy but the sheer volume of arrears is unusual with the regular bench। ठीक है, मतलब बेसिक गाइडलाइन आपको जो याद रखना है वो है कि जो एडहॉक या रिटायर्ड जज होगा ना भैया, जो आप कीजिएगा वो 10% से कम होना चाहिए सैंक्शन स्ट्रेंथ का। ऐसे नहीं कि इन लोगों को भर दिए। ठीक है, पहला चीज। और एडहॉक और रिटायर्ड जज है वो केवल क्रिमिनल केस सुनेगा। ठीक है, और क्या क्या गाइडलाइन था कि अगर 20% वैकेंसी है हाई कोर्ट का तभी हो सकता था, ये इसको रिमूव कर दिया गया है। अब 20% वैकेंसी हो ना हो तो भी आप एडहॉक और ये इसको रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाला बात है कि आपको देखना होगा कि जो 5 साल से ज़्यादा वाला पेंडिंग वाला केस है कि नहीं। ठीक है, और इफ़ मोर देन 10% ऑफ जो हाई कोर्ट केसेस है वो 5 ईयर से ज़्यादा पेंडिंग है। ठीक है, और जो केस का डिस्पोजल रेट है और केस का नया केस आ रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए जो नया केस आ रहा है। ठीक है, मतलब जो टोटल पेंडिंग केस है उसका जो 10% है हाई कोर्ट में वो 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए उसका एरियर। ठीक है, और कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का केस 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग है। ठीक है, पहला हम लोग समझ रहे हैं आर्टिकल 141 को। तो आर्टिकल 141 क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना वो सारे ही कोर्ट पे बाइंडिंग होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पर सुप्रीम कोर्ट खुद बाइंडिंग नहीं है अंडर आर्टिकल 137, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पास प्रेसिडेंट पावर है, वो ओवर रूलिंग कर सकता है। 137 में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, तो 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट का रिव्यू कर सकता है। तो जो भी पिटीशन या रिव्यू पिटीशन का है तो वो अंडर आर्टिकल 137 है। तो बोला जा सकता है कि अंडर आर्टिकल 145 में क्या बोल रहा है सुप्रीम ये कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और एनी सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट। ठीक है, कोई भी 145 के तहत आप रूल्स बनाइए बट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपना जजमेंट को रिव्यू करने का। ठीक है, तो आर्टिकल 141 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 141 बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सारे लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, अपने पे नहीं होगा, क्योंकि 137 के तहत वो अपना जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, पहला चीज। दूसरा, जो भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी होगा वो सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करेगा अंडर आर्टिकल 144, क्योंकि इसके पास खुद का कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो सारा सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी उसको मानेगा। ठीक है, फिर देर इज एन आर्टिकल 227। आर्टिकल 227 क्या बोल रहा है कि हर एक हाई कोर्ट शेल हैव द सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल थ्रू आउट द टेरिटरी इन रिलेशन विद द एक्सरसाइज ऑफ द जुरिडिक्शन। ठीक है, इसके बाद इसमें जुडिशियल भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। मतलब लोअर कोर्ट में रिटर्न करने का रूल्स कुछ भी बना सकता है। ठीक है, मतलब गवर्नर अपॉइंट कर रहा है बट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन यही लोग लेगा। ठीक है, बट एक्सेप्शन है कि
ये जो हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ये आर्म फोर्सेस का ट्रिब्यूनल पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जब आप 227 पढ़ ही रहे हैं तो उसमें 3 चीज़ है, ठीक है। मतलब ऐसे 4 प्रोविज़न है। पहला है कि पहला में लिखा हुआ है कि भैया हाई कोर्ट के पास सारे ही कोर्ट ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन है। दूसरा, हाई कोर्ट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है लोअर कोर्ट का। तीसरा, हाई कोर्ट फाइनेंशियल ओवरसाइट रखता है। चौथा, हाई कोर्ट बिना गवर्नर के अप्रूवल के, ठीक है, वो आर्म फोर्सेस का ट्रिब्यूनल के बारे में कुछ नहीं कर सकता है। मतलब समझ गया ना, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा आर्म फोर्सेस का ट्रिब्यूनल का, इस पे हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। देयर इज एन आर्टिकल 235। आर्टिकल 235 बोलो तो क्या है? आर्टिकल 235 बोला जा रहा है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके लिए आर्टिकल 235 है कि जो भी कोर्ट है सबऑर्डिनेट, उसका पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव सब हाई कोर्ट पे है, ठीक है। ये चीज़ देखिए। देखिए 235 में क्या बोल रहा है कि अगर हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को एडमिनिस्टर करता है तो किस में कर सकता है? अ, मतलब हाई कोर्ट के पास पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांटिंग लीव और डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कर सकता है जुडिशियल ऑफिसर का, जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के पोस्ट हैं उसके लिए, ठीक है। जो कंट्रोल है कम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, बट नॉट इंक्लूसिव टू नॉन जुडिशियल स्टाफ। जुडिशियल ऑफिसर को तो करता है, ये 235 आपका नॉन जुडिशियल स्टाफ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आपका इंडिपेंडेंस मेंटेन करता है आर्टिकल 235, ठीक है। ये नुआंस पॉइंट है। इसके बाद आपको समझना आर्टिकल 129 और 215 दोनों ही बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? पहला चीज कि वो वहाँ पे बोला हुआ सारा चीज इज केप्ट फॉर द परपेचुअल मेमोरी, और वो एब्सोल्यूट एविडेंसरी वैल्यू रख रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है लोअर कोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, उनके पास इनहेरेंट पावर है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, ठीक है। ये चीज है, आर्टिकल 129 और 215 ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो प्रोसीजर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में 1971 में है। पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा है कि क्या सिविल कंटेम्प्ट है, क्या क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है। सबऑर्डिनेट कोर्ट कंटेम्प्ट है, ओनली द हाई कोर्ट कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ ए सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट, नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, उसके पास भी 129 के तहत पावर है, ठीक है। ट्रूथ कैन बी प्लीडेड एज अ डिफेंस इन, हाँ, पहले 2006 से पहले था कि भैया ट्रूथ भी, सच भी बोलो तो अगर कंटेम्प्ट कर दो तो तुमको पकड़ लेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, बट अब नहीं है, ट्रूथ इज ए वैलिड डिफेंस, ठीक है। क्वेश्चन सब आया हुआ है, ठीक है। चिलिंग इफेक्ट का बात किया जाए कि भैया जो विलफुल डिसोबीडियंस है, चिलिंग इफेक्ट इज, जो सिविल कंटेम्प्ट है उसको कोई दिक्कत नहीं बोल रहा, बोला है कि ठीक है, नहीं तो अदर टूथलेस टाइगर बन जाएगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में दिक्कत है, ये बोल रहा है कि भैया जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट वाला टर्म है, मतलब आपको हम लोग क्रिमिनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं इफ योर वर्ड्स और एक्शंस आर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और लोअरिंग द अथॉरिटी, ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये। तो भैया ये एबोलिश हो गया है यूके में भी, पर ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। ये डिफेंस बोल रहा है कि भैया पॉलिटिशियन की तरह नहीं है कि मीडिया में जाके डिफेंस करेंगे, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट जरूरी है। हाँ, तो क्योंकि सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट से क्वेश्चन आ रहा है तो एक चीज जान लेना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट रूल्स में क्या बोला जा रहा है कि अगर आप कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट किए तो आपको तुरंत पनिश किया जा सकता है या बाद में भी किया जा सकता है, ठीक है। या बाहर किए हैं तो कोर्ट सुओ मोटो ले सकता है, या अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल आपका ये करेगा, फाइल करेगा पिटीशन, या किसी और पिटीशन पर्सन कर सकता है, तो सॉलिसिटर जनरल का परमिशन जरूरी है, ठीक है। आर्टिकल 215 बोल रहा है कि भैया जो हाई कोर्ट है वो अपना 129 और 215, ठीक है, ये भी वैसे ही है। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 227 के बारे में। तो देखो आर्टिकल 227 में क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। तो आर्टिकल 227 बहुत ही यूनिक आर्टिकल है, ठीक है। ये तो हम लोग शायद पढ़े हैं कि हाई कोर्ट का अपना लोअर कोर्ट के पीछे सुप्रिटेंडेंस है, तो अ, कि क्या बोला जा रहा है कि
एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सुपरिटेंडेंस दोनों हैं, ठीक है। अनलाइक अपीलेट जुरिडिक्शन वेयर पार्टी मस्ट फाइल एन अपील, हाई कोर्ट 227 के तहत अपना यूज कर सकता है और सुओ मोटो को यूज करके अगर लोअर कोर्ट कोई ब्लंडर करता है तो, ठीक है। इट डज नॉट अप्लाई टू एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप समझिए, जो आर्टिकल 227 के तहत हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का रिलेशनशिप है वो सेम रिलेशनशिप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का नहीं है, जैसे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ठीक है। बट जो हाई कोर्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सुपरिटेंडेंस रखता है सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, ये समझने वाला बात है, ठीक है। हाँ, पहला चीज। फिर हम लोग समझते हैं आर्टिकल 138 को। आर्टिकल 138 बेसिकली क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको इनलार्ज कर रहा है। मतलब पार्लियामेंट कैन पास ए लॉ टू गिव सुप्रीम कोर्ट फर्दर ज्यूरिसडिक्शन, यूनियन मैटर है, ठीक है। कोई भी यूनियन लिस्ट का अगर होगा तो पार्लियामेंट लॉ पास करके सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा सकता है, पहला चीज। दूसरा, अगर सेंटर और स्टेट चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट टू हैंडल ए डिस्प्यूट आउटसाइड द यूनियन लिस्ट तो क्या कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन म्यूचुअली एग्री टू कन्फर दिस ज्यूरिसडिक्शन बट इट टेक्स ओनली इफेक्ट इफ पार्लियामेंट पासेस ए लॉ ऑथराइजिंग इट, ठीक है। तो अगर स्टेट यूनियन मैटर में तो पार्लियामेंट लॉ बना के इनलार्ज कर सकता है, बट अगर स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में करना हो तो दोनों को म्यूचुअली एग्री करना होगा, बट लॉ पार्लियामेंट ही बनाएगा। 138 क्लियर। 139 में क्या लिखा हुआ है, जो हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिडिक्शन है वो वाइडर है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 से, क्योंकि हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है बियॉन्ड फंडामेंटल राइट, तो 139 सीधे सीधे बोल रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 139 क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट में बाय पावर सुप्रीम कोर्ट टू इशू फॉर एनी अदर पर्पस देन फंडामेंटल राइट, ठीक है। किया नहीं है तो अभी इससे हम लोग जानते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट बस रिट पिटीशन फाइल कर सकता है फॉर फंडामेंटल राइट, बट 139 बोल रहा है कि भैया आप इससे बाहर भी कीजिए, तो 139 अभी तक यूज नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा पढ़ा है बंदा क्वेश्चन। एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट कैन मेक्स लॉ कन्फरिंग एंसिलरी पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब this power must be necessary for Supreme Court to exercise its jurisdiction more effectively and they must not be consistent with existing provision of constitution, ठीक है। this is under article 140। तो कोई भी सपोर्टिंग पावर या एंसिलरी पावर दे सकता है पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। पहला चीज आर्टिकल 139 क्या है कि आर्टिकल 139 बेसिकली क्या कर रहा है, टू एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रीट्स फॉर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 इज रिक्वायर्ड। तो 139 बोल रहा है कि अलाउ दिस टू बी डन बाय एन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पार्लियामेंट, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बढ़ाना है हम लोग को, ठीक है, कि ऑर्डिनरी लीगल राइट के अलावा भी वो इशू कर सके, तो क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं लगेगा भैया, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बढ़ा सकता है, बोलते नहीं। तो अंडर आर्टिकल 138 ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट ही कर सकता है, प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस नहीं कर सकता है। 227 में बोला गया है कि भैया 227 के तहत ही कि आप जो डिसीजन है एनजीटी का वो हाई कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता है, गलत है। तो हाई कोर्ट के पास सुपरिटेंडेंस है सारे ट्रिब्यूनल का जो कि उसके टेरिटरी में है, एक्सेप्ट सिर्फ मिलिट्री को छोड़ के, ठीक है। तो एनजीटी भी हाई कोर्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो ट्रिब्यूनलाइजेशन जो हो रहा है जस्टिस का, इसके लिए एल चंद्र कुमार केस को तुरंत कोर्ट कीजिए। बोल रहा है कि जो स्टेट्यूटरी ट्रिब्यूनल्स है जैसे कैट, एनजीटी, एनसीएलटी, तो ये बाईपास करने के लिए बना है स्लो ट्रेडिशनल हाई कोर्ट, ठीक है। कि डिसीजन ऑफ दिस ट्रिब्यूनल इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन हाई कोर्ट। तो इसमें एल चंद्र कुमार केस क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट बोला है कि जो जुडिशियल रिव्यू है और जो सुपरिटेंडेंस है जो हाई कोर्ट में 226 या 227 के तहत, वो बेसिक स्ट्रक्चर है भैया, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट या स्टेट लेजिस्लेचर हाई कोर्ट के उस सुपरवाइजरी पावर को आप नहीं ले सकता है। तो एल चंद्र कुमार के आर्टिकल 226 227 को भी बेसिक स्ट्रक्चर बोला है, ठीक है। लेजिस्लेटिव ट्रस्ट क्या है,
138 140 138 140 बोल रहा है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पार्लियामेंट पे ट्रस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट पे सब चीज अभी से नहीं दे दिया कि भैया बाद में हम लोग इसको पावर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट ये सेपरेशन ऑफ पावर है कि जुडिशरी को रिलाई रहना होगा एग्रीकल्चर लेजिस्लेचर पे, तो अपना स्टेटरी पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो सीजीआई होते हैं वो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, ये समझ लो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, वो सारे बेंच को कोऑर्डिनेट करते हैं। हाँ, जहाँ पे हाई कोर्ट डेथ पेनल्टी सुना रहा है उसमें 3 जज होना चाहिए, ठीक है। 145 के तहत कोई अगर पिटीशन आ रहा है, 145 कहाँ है, 145 में बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन रहा है फॉर इंटरप्रेटिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या 143 के लिए तहत अगर आप सलाह देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 5 जज का बेंच बनना चाहिए, ठीक है। ये रूल्स ऑफ कोर्ट है, ठीक है। और सेम चीज़ है, ठीक है। तो एनजेक का जो केस है, आप सीधे कोर्ट कीजिए। जब हम लोग को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर कोई बताना चाह रहा है, तो केशवानंद भारती हो गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो आप कहीं भी बोल सकते हैं, इंदिरा साहनी का केस में बोल सकते हैं, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस कोर्ट कर सकते हैं, और एनजेक का केस 2015 वाला इसमें कोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 चीज है भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इश्योर कर रहा है। पहला है कि कैसे हम अपॉइंट कर रहे हैं, कि जज प्रेसिडेंट तो अपॉइंट कर रहा है, बट कोलेजियम सिस्टम ये इंश्योर कर रहा है कि एग्जीक्यूटिव के पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन नहीं है, पहला चीज। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उसका टेन्योर सिक्योर है, दे डू नॉट सर्व एट दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और उनको निकालना है तो इम्पीचमेंट करना होगा, बहुत नियरली इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब ग्राउंड क्या है, प्रूव मिस बिहेवियर और इनकेपेसिटी, दूसरा। तीसरा है कि फिक्स सर्विस कंडीशन है, ठीक है। जो सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेज, पेंशन, ये सब जो है आपका कंसोलिडेटेड फंड से ही होता है, ये अल्टर्ड नहीं किया जा सकता है उनके डिसएडवांटेज के लिए, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। चौथा है कि एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है, दे कैन बी डिस्कस्ड बट इट कैन नॉट मींस दे आर नॉट वोटेबल, ओके, बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। पांचवा क्या है, आर्टिकल 121 और 211 को समझिए कि जो भी कंडक्ट है जज का इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज, उसको आप स्टेट लेजिस्लेचर या इसमें डिस्कस नहीं कीजिएगा, तो 121 211 के तहत पावर है। छठा है आपका 129 215 के तहत अगर आप उनका अथॉरिटी को कम कर रहे हैं तो उसके पास पनिश करने का पावर है। रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस करने से बैन है, ठीक है। तो प्राइवेट प्रैक्टिस, सुप्रीम कोर्ट जजेस आर कंप्लीटली बैन फ्रॉम प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया, ठीक है। हाई कोर्ट जज कैन ओनली प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स, ठीक है, क्योंकि 3 साल बाकी है ना उनके लिए। और क्या चीज़ है, एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है, आर्टिकल 50 डीपीएसपी क्या बोल रहा है कि जुडिशरी को सेपरेट करना है, ठीक है। सैलरीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट बी रिड्यूस अंडर द सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द टेन्योर, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस व्हाट, नहीं डिफाइन तो नहीं है। जज मस्ट सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू चीफ जस्टिस, नहीं, प्रेसिडेंट को करेगा, ठीक है। और पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, तो इसको बोला है कि भैया सब जज सब जो है तो गवर्नमेंट जॉब क्यों ले ले रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखें कि चीफ जस्टिस राज्यसभा में जाके बन गया, स्टेट गवर्नर बन जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि लॉ कमीशन रिकमेंड किया हुआ है कि कूलिंग ऑफ पीरियड लगा दो भैया रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉलेजियम रिकमेंड करता है अपॉइंटमेंट को, पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है एक्चुअल नोटिफिकेशन को, क्या है। तो गवर्नमेंट सिलेक्टिव डिले करता है, ठीक है। वो कोई कोई जो जज है उस पर बैठ जाता है फॉर मंथ और ईयर्स, इफेक्टिवली एक्सरसाइजिंग पॉकेट वीटो फॉर दी अपॉइंटमेंट, ठीक है। बैकलॉग हो जाता है इसकी वजह से। इंटरनल इंडिपेंडेंस इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज एक्सटर्नल, तो सीजीआई के पास एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है टू एलोकेट केसेस टू डिफरेंट बेंचेस, तो सीजीआई एलोकेट पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस टू फेवरेबल बेंचेस, तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज होता है, तो सीजीआई का पावर बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे जरूरी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है, तो अंडर आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मेरा ओरिजिनल जुरिडिक्शन है फेडरल डिस्प्यूट, ठीक है। अगर सेंटर वर्सेस एक स्टेट है, सेंटर प्लस स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट है, या स्टेट वर्सेस स्टेट है, तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ नहीं है, आर्टिकल 262 बार कर रहा है कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है वो ट्रिब्यूनल हैंडल करेगा, पहला। दूसरा, प्रेसिडेंट जो मैटर फाइनेंस कमीशन को दे दिया है वो मैटर भी सुप्रीम कोर्ट का हाथ से गया, तीसरा।
कि एनी डिस्प्यूट जो कि किसी भी ट्रीटी या एग्रीमेंट से आया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आया है, ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस पूछा जा सकता है, बट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी इज नॉट अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन। या कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट है, ठीक है, जो आपका सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है, ये भी मानना होगा, ठीक है। हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन इज नॉट डिफाइंड बाय सिंगल आर्टिकल लाइक सुप्रीम कोर्ट जैसे आर्टिकल 131 में है, बट वास्ट है। जैसे कि इलेक्शन का जो डिस्प्यूट है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाइएगा या इलेक्शन कमीशन में नहीं जाइएगा। आप अगर मैनर ऑफ इलेक्शन पे डिस्प्यूट है, ठीक है, आपको लग रहा है कि इलेक्शन रिग्ड है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। पहला, इलेक्शन डिस्प्यूट हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है। दूसरा, रेवेन्यू मैटर कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी मैटर कंसर्निंग है वो हाई कोर्ट के अंदर है। ये मैरिज, डाइवोर्स, कंपनी लॉज, ये सब आपका सिविल मैटर्स है, ठीक है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अपना ही कंटेम्प्ट को पनिश करने का पावर सुप्रीम ये दोनों के ही पास ही है, ठीक है। रीट जुरिडिक्शन जो आर्टिकल 32 के तहत है और 226 जो हाई कोर्ट का है, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, ठीक है, बट बिकॉज रीट्स आर इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट और फंडामेंटल राइट, उसको अलग कैटेगरी में रखता है, ठीक है। तो रीट जुरिडिक्शन अलग है, ठीक है। अपीलेट जुरिडिक्शन 132 से 136 तक है, समझिए। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, ठीक है। अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे कि देयर इज ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन जरूरी है इस केस के लिए, तो आप चाहिए आप अपील कर दीजिए, पहला चीज। दूसरा, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे, ठीक है, कि ये जो केस है इट हैज द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस और इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो आप सिविल अपील कर दीजिए। दूसरा। तीसरा, क्रिमिनल अपील। अगर हाई कोर्ट, ठीक है, किसी लोअर कोर्ट का इक्विटल ऑर्डर को रिवर्स कर दे, ठीक है, और किसी को डेथ सेंटेंस दे दे, ठीक है, या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से केस ले ले और उसको डेथ सेंटेंस दे दे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं अंडर 134 सुप्रीम कोर्ट विदाउट सर्टिफिकेट। या अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे दे तो आप जा सकते हैं फॉर लेसर सेंटेंस इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मतलब अगर डेथ केस आ गया, मतलब हाई कोर्ट क्या करेगा, कोई बंदा जिसको छोड़ दिया था लोअर कोर्ट, धर लिया उसको, बोले कि जाओ दो उसको डेथ सेंटेंस दो, तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। या कोई लोअर कोर्ट केस से विथड्रॉ कर लिया, बुला लिया क्योंकि 227 के तहत उसका पावर है, और कन्विक्ट कर दिया, डेथ सेंटेंस दे दिया, तो भी 134 के तहत जा सकते हैं। 136 स्पेशल लीव पिटीशन है। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव ग्रांट कर सकता है टू अपील फ्रॉम कोई भी जजमेंट, कोई भी डिक्री, कोई भी कोर्ट में पास हुआ है, कोई भी ट्रिब्यूनल में पास हुआ है, 136 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट सबऑर्डिनेट जुडिशरी में कोर्ट ऑफ अपील, कोई भी सिविल या डिस्ट्रिक्ट जज में आपका जो केस है सीधे जाएगा सिविल अपील, या कोई भी क्रिमिनल केस है, ठीक है, तो हाई कोर्ट कौन सा अपील सुनेगा? जो सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है, अगर जो सेंटेंस या इम्प्रिजनमेंट 7 साल से ज्यादा दिया है तब जाके वो क्रिमिनल अपील सुनेगा, पहला चीज, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट जज से सुनेगा, और सेकंड अपील सुनेगा सबऑर्डिनेट जज से, ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, फैक्ट नहीं सुनेगा सिविल अपील में। ये चीज ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। अगर सेशन जज डेथ पेनल्टी दे दिया है और कन्विक्ट अपील नहीं किया है, तो एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को कंफर्म नहीं करेगा। ये नुआंस पॉइंट है, ठीक है। ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आ रहा है, तो इसमें क्या है, अंडर आर्टिकल 71 ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन इंक्वायर्ड इनटू एक्सक्लूसिवली बाय सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है, ठीक है। अगर सेंटर एंड स्टेट के बीच में वायलेशन ऑफ सिटीजन फंडामेंटल राइट फॉल अंडर आर्टिकल 131, नहीं। 131 डील करता है वैसे डिस्प्यूट से ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड्स, फेडरल पावर स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, उसके लिए 131 है। पॉलिटिकल डिस्प्यूट और सिटीजन का फंडामेंटल राइट
नहीं वो कवर कर रहा है, ठीक है। ये चीज मानो। ए सिटीजन हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136। हाँ, सिटीजन के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है क्योंकि एसएलपी अपने आप में डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। 136 का अब्यूज, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला कि भैया जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिया हुआ है ये एक्सेप्शनल मिसकैरेज है जस्टिस के लिए। क्यों? 70% ऑफ सुप्रीम कोर्ट डॉकेट मतलब लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट, रूटीन बेल, माइनर सिविल इंटरेक्शन, ट्रांसफॉर्मिंग, ये सब भी पहुंच जा रहा है, ठीक है। नेशनल कोर्ट ऑफ अपील डिबेट, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिडिक्शन इतना ज्यादा है, ठीक है। मासिव डिबेट ओवर स्प्लिटिंग द सुप्रीम कोर्ट, क्या बोला जा रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है वो कॉन्स्टिट्यूशनल केस सुनेगा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन आर्टिकल 132 इसके तहत, ठीक है। जो कि रेगुलर बेंच बनाई है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जो अपीलेट जुरिडिक्शन को सुनेगा, ठीक है। ये अच्छा है। एक है पेंडुलम ऑफ फेडरल डिस्प्यूट, ठीक है, जो केरला वेस्ट बंगाल जो इन्वोक किया है 131 टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज, ठीक है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिकल रोल है फॉर क्रिएटिंग द फेडरलिज्म एज ए बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन। प्रेसिडेंट ओपिनियन सीक कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। पहला, अगर कोई पब्लिक इंपोर्टेंस में कोई है या प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से संबंधित है तो कर सकता है। तो इस्माइल फारूकी वाला केस में सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया था अयोध्या डिस्प्यूट में ये करने से, और सुप्रीम कोर्ट को देना होगा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी में। एडवाइजरी तो ऐसे भी बाउंड नहीं है, ठीक है। पहला चीज डन हो गया, 143 समझ में आ गया, ठीक है। 145(3) मैंडेट करता है कि 143 के तहत अगर कुछ पूछा जाएगा तो 5 जज बैठेगा, ठीक है। हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है। अब प्लेनरी पावर क्या है? 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास प्लेनरी पावर है, मतलब एब्सोल्यूट सुप्रीम कोर्ट हैज द प्लेनरी पावर। क्या बोला जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में पास एनी सच डिक्री और एनी सच ऑर्डर दैट इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, ठीक है। तो कोई भी ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट से पास होगा इज इन्फोर्सिबल थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज है। समटाइम्स स्ट्रिक्टली अप्लाइंग द रिटन लॉ सूट्स इन एन अनजस्ट आउटकम, ठीक है। तो क्या होगा कि 142 सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है कि टू राइज अबव द स्टैट्यूटरी लॉज एंड द प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज टू डिलीवर द प्योर इक्विटी एंड जस्टिस, ठीक है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में यूज किया था आर्टिकल 142 को, जिसमें लोअर कोर्ट लिटिगेशन को खत्म किया था और यूनियन कार्बाइड को सेटल करने का दिया था। अयोध्या वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट 142 को यूज किया और गवर्नमेंट को बोला कि भाई 5 एकड़ प्लॉट दो सुन्नी वक्फ बोर्ड को, ताकि जो मॉस्क आप डिमोलिश कर रहे हैं ये वाला। राजीव गांधी असैसिनेशन में सुप्रीम कोर्ट 142 यूज किया था। तो जो एजी पेराविलन है बाय पासिंग द गवर्नर हु हैड बीन सिटिंग एट द मर्सी पिटिशन फॉर द इयर्स, ठीक है। फिर बाइंडिंग एडवाइस क्या है? द एडवाइस रेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 इज बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो एडवाइस बाइंडिंग नहीं है क्योंकि ये एडवाइस है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या डिग्री नहीं है, तो टेक्निकली नॉट बाइंडिंग है लोअर कोर्ट पे भी, ठीक है। पर परसुएसिव वैल्यू रखेगा भैया ये, ठीक है। अनलाइक रेगुलर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अंडर आर्टिकल 141। हाँ, ठीक है। अ, तो आर्टिकल 141 बोल क्या रहा है? आर्टिकल 141 बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट वो बाइंडिंग है लोअर कोर्ट पे, वही है 141, ठीक है। गवर्नर ऑफ स्टेट नहीं कर सकता है। तो आर्बिट्रेरीनेस क्रिटिक, तो जो कंप्लीट जस्टिस है इज ए हाईली सब्जेक्टिव टर्म, कि जो डिपेंड करेगा, कंप्लीट जस्टिस डिपेंड्स इंटायरली ऑन द मोरल कंपास ऑफ 2 to 3 जज। तो 142 क्या बोल रहा है कि आर्बिट्रेरीनेस है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाएगा रोल ऑफ लॉ में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पैरालिसिस, सुप्रीम कोर्ट 142 का यूज करता है गवर्नेंस और पॉलिसी डोमेन में घुस जाने के लिए, ठीक है। तो इसको बहुत जन शाबाशी देता है, बट व्हेन एग्जीक्यूटिव पैरालाइज्ड है, बट ये फंडामेंटली सेपरेशन ऑफ पावर का ब्रीच है, ठीक है। तीसरा है कि द क्योर बिकमिंग द डिजीज। 2023 में सुप्रीम कोर्ट क्या किया? 142 जो है आपका रिस्ट्रेन के साथ यूज होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी यूज एज द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस टू बाईपास द स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स बाय द पार्लियामेंट। ये चीज आपको बोला गया है, ठीक है। तो रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन समझ लीजिए। तो रिव्यू पिटीशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लिखा हुआ है कि डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई लीगल या फैक्चुअल एरर है तो भैया आप रिव्यू पिटीशन दे सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ जजमेंट। क्यूरेटिव पिटीशन है नया चीज कि लास्ट अवेलेबल रेमेडी है आर्टिकल 142 के तहत। तो हुड्रा वर्सेस हुड्रा केस में है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। इसमें क्या है प्रोसीजर कि पहले 3 सीनियर बेंच का जज बैठेगा और उसमें वो जज भी रहेगा जो कि जज क्वेश्चन है, इफ एग्रीड बाय मेजोरिटी देन हर्ड बाय दिस वेरी बेंच, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस, जज का बायस है या अब्यूज ऑफ कोर्ट प्रोसेस हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, अगर लीगल फैक्चुअल एरर है तो रिव्यू पिटीशन दीजिए, या अगर आपको लग रहा है नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है तो क्यूरेटिव पिटीशन दे सकते हैं, ठीक है। देखिए भैया, जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स है ना, वो रिजिड प्रोसीजर और मैसिव बैकलॉग से जूझ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू क्रिएट ट्रिब्यूनल्स। व्हाट आर ट्राइब्यूनल्स? बेसिक डेफिनेशन यही लिखेंगे कि दिस स्पेशलाइज्ड क्वासी जुडिशियल बॉडी, they are run by the subject matter experts, they are designed to provide and deliver the speedy justice without getting bogged down by strict rules of CPC, ठीक है। तो 42 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड हुआ। तो कौन सा पार्ट ऐड हुआ? पार्ट 14A। तो पार्ट 14A बोलो, ये ऐड हुआ है। तो दो ट्रिब्यूनल है, आर्टिकल 323A को समझना है, 323B को समझना है। 323A है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, कि जो पब्लिक सर्विस है कि रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ पब्लिक सर्विस, उसके लिए आपका आर्टिकल 323A है, ठीक है। पार्लियामेंट ही केवल 323A को स्टेब्लिश कर सकता है, स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। हिरार्की क्या है? केवल एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा एट सेंटर एंड वन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर ईच स्टेट, ठीक है। 323B क्या बोल रहा है कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, टैक्सेशन के लिए, फॉरेन एक्सचेंज, लेबर, आप बना सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। इसमें हिरार्की अलाउड है, ठीक है, इसमें हिरार्की नहीं है, ये बात समझना है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को समझना है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। हाँ, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किसके अंदर बना है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट है 1985 का, उसके तहत बना है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज को, सेंट्रल सिविल सर्विसेज को, सिविल पोस्ट जो कि सेंट्रल और सिविलियन एम्प्लॉयज है डिफेंस सर्विस का, तो सिविलियन एम्प्लॉयज है डिफेंस सर्विस का, वो भी आ रहा है कैट के अंदर, ठीक है। सेंटर का जितना भी सिविल पोस्ट है सब आ रहा है कैट के अंदर, ठीक है। डिफेंस फोर्स के मेंबर को नहीं करेगा, जो सर्वेंट और ऑफिसर्स है सुप्रीम कोर्ट का उसको नहीं करेगा, सेक्रेटरियल स्टाफ जो है पार्लियामेंट का उसको नहीं करेगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट का सेक्रेटरियल स्टाफ को, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस और सर्वेंट है उसको, और डिफेंस फोर्सेस के मेंबर्स को, ठीक है। केट इज नॉट बाइंड बाय द सीपीसी का प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रोसीजर। तो ट्रिब्यूनल का काम है नेचुरल जस्टिस पे काम करना, ठीक है। इसमें जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरह का मेंबर रहेगा, ठीक है। एल चंद कुमार का केस क्या बोल रहा है? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या किया था? इसमें था इट अलाउड ट्रिब्यूनल्स टू कम्प्लीटली एक्सक्लूड द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। मीन्स आप डायरेक्ट ट्रिब्यूनल को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ये आपका 42वां संशोधन में था। बट सुप्रीम कोर्ट 1997 में इसको ये किया, भैया बोला कि ये क्लॉज हटाइए कि जो आर्टिकल 226 227 है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो अभी आज क्या है करंट रियलिटी कि जो कैट या किसी भी ट्रिब्यूनल का, वो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, पहले आपको डिवीजन बेंच में जाना होगा हाई कोर्ट का, ठीक है। ये चीज़ है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास ए लॉ टू एस्टेब्लिश ए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अंडर आर्टिकल 323A। नहीं, केवल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी पार्लियामेंट ही बनाएगा, ठीक है। आईएएस ऑफिसर कैन चैलेंज कैट ऑर्डर डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। पहले हाई कोर्ट जाना होगा तब आपको सुप्रीम कोर्ट जाने मिलेगा, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस का जो ट्रिब्यूनल है, लाई अंडर द अंडर आर्टिकल 227, लाई बिफोर ना, आर्म्ड फोर्सेस 227 के अंदर नहीं जाएगा। अपील्स जो है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। क्योंकि 227 जो है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को एग्जेम्प्ट करता है हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंट से, ठीक है।
तो क्रिटिक बोल रहा है कि ट्रिब्यूनलाइजेशन करने से क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट जुडिशरी को बाईपास कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर डाल रहा है। तो और गवर्नमेंट ही बिगेस्ट लिटिगेंट है, तो आप अपना ही जज को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। पेंडेंसी ट्रांसफर मीन्स तो ट्रिब्यूनल बना था हाई कोर्ट का इसको ही करने के लिए, बट एवरी ट्रिब्यूनल ऑर्डर इज नाउ अपील्ड इन हाई कोर्ट एनीवे। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग पेंडेंसी ट्रिब्यूनल एडेड अनदर लेयर ऑफ डिले इन लिटिगेशन प्रोसेस। तो ये हो गया। इसलिए तो एल चंद कुमार जजमेंट फालतू था। इसलिए तो एल चंद कुमार का जजमेंट लाया था कि भैया सब कोई को नहीं करना होगा। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन इसका सॉल्यूशन है कि एडहॉक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स वेयर डिफरेंट मिनिस्ट्री कंट्रोल डिफरेंट। सुप्रीम कोर्ट बोला कि सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रांगली रिकमेंडेड क्रिएटिंग एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी टू ओवरसी द अपॉइंटमेंट फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑल ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। कौन कौन ट्रिब्यूनल का ये है जो जाएगा सीधे आपका क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो अगर आप एनजीटी का बात कीजिए या नेशनल कंज्यूमर कमीशन का बात कीजिए, आर्म फोर्सेस का बात कीजिए, कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेट अपीलेट ट्रिब्यूनल है, या अ, ये जो आपका टीडी सेट करके है, ठीक है। तो अपील गोज थ्रू स्टेटूटरी लॉ, मतलब लॉ में ही ऐसा लिख दिया है कि भैया सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, जैसे कुछ कुछ ट्रिब्यूनल सब्स्टिट्यूट है, कुछ कुछ ट्रिब्यूनल सबऑर्डिनेट है। जो कस्टम एक्साइज, ठीक है। अगर रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन पे अगर बात आए एक्साइज का, तो आपका सुप्रीम कोर्ट जाएगा, या कस्टम एक्साइज का इसमें जाए तो हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। तो नेशनल कंज्यूमर कमीशन, आर्म फोर्सेस, इनक्लेट, ये सब सब आपका इसमें जाएगा, ठीक है। ग्राम न्यायालय में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ग्रेव गाइडलाइंस द रियलिटी ऑफ इंडिया इज द रूरल सिटीजंस ऑफन कैन नॉट अफोर्ड और द टाइम और मनी टू ट्रेवल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स फॉर द माइनर डिस्प्यूट्स। इसके लिए ग्राम न्यायालय एक्ट आया था 2008 का, दैट इज कमिंग विद द जुडिशरी और द जस्टिस एट द डोर स्टेप। While the institution is notorious for being a failed promise in reality, making it a prime target is there. तो आर्टिकल 39 ए के तहत ही आपका ग्राम न्यायालय बना था। 39 ए क्या है, जो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराने का, ये देने का, ठीक है। डिस्पाइट द नेम ग्राम, दे आर जनरली एस्टेब्लिश्ड एट पंचायत समिति, नॉट एट ग्राम पंचायत लेवल। तो ग्राम न्यायालय कहाँ बनता है, नॉट एट ग्राम लेवल, ग्राम पंचायत लेवल पे नहीं बनता है, पंचायत समिति लेवल पे बनता है, ये समझो पहला चीज। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट स्टेब्लिश करता है बट स्ट्रिक्टली कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, ठीक है, दूसरा चीज। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर को न्यायाधिकारी बोलता है, तीसरा चीज। और न्यायाधिकारी कौन होगा, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनने के लिए एलिजिबल है, और इसको अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ तक पता चल गया। अब जो ग्राम न्यायालय है इसके पास सिविल का भी और क्रिमिनल दोनों जुरिडिक्शन है, ठीक है। ये क्या क्या कर सकता है, जो डेथ सेंटेंस कैन ट्राई ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, लाइफ और इम्प्रिजनमेंट, जिसमें 2 साल से ज्यादा का सजा है वो सब इसके एरिया से हटा दो। 2 साल से कम वाला सारा सजा ग्राम न्यायालय सुन सकता है। ये क्या करता है, बेसिकली समरी प्रोसीजर फॉलो करता है, ठीक है। ये फास्टर ट्रायल करता है विदाउट प्रोसीजर डिलेस का, ठीक है, समरी प्रोसीजर को फॉलो करता है। प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें क्रिमिनल केसेस के लिए, ठीक है। सिविल जुरिडिक्शन है इसका, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लैंड, वाटर चैनल, मिनिमम वेज, ये सब, ठीक है। नेचुरल जस्टिस का है कि स्पीड और सिंप्लिसिटी बनाने के लिए द कोर्ट इज स्ट्रिप्ड ऑफ हेवी प्रोसीजरल बैगेज, मतलब ग्राम न्यायालय को इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जाने की जरूरत नहीं है, आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो कीजिए, ठीक है। Due to conciliate in civil dispute, the court is legally mandated to first try and settle the dispute through conciliation before a passing a formal judgment, ठीक है। मतलब कोर्ट लीगली मैंडेटेड है कि आप सेटल कीजिए केस को थ्रू कंसिलिएशन, इसमें है, देन बिफोर पासिंग ए फॉर्मल जजमेंट, ठीक है। लेटर ऑफ अपील्स क्या है, नो हाई कोर्ट एंट्री टू प्रिवेंट दिस माइनर केसेस फ्रॉम इवेंचुअली क्लोगिंग अप एट हाई कोर्ट। ये क्या किया है, जो क्रिमिनल अपील है, ठीक है, एन अपील अगेंस्ट ए क्रिमिनल जजमेंट, ये सेशन कोर्ट में जाएगा, ठीक है। सिविल अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, और अपीलेट कोर्ट केस 6 महीना के अंदर निपटाएगा, ताकि वहां फिर ओवरलोड ना बने, ठीक है।
द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट वहाँ फाइनल होगा, उसके बाद आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। लीगल प्रैक्टिशनर्स आर स्ट्रिक्टली बार्ड फ्रॉम अपीयरिंग बिफोर ए ग्राम न्यायालय टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पुअर विलेज। नहीं, कंसिलिएशन इंकरेज कर रहा है, बट लॉयर्स के लिए कोई बार नहीं है, ठीक है। एक्ट बोलता है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी मस्ट प्रोवाइड एडवोकेट्स टू असिस्ट द पार्टीज, ठीक है। दूसरा है कि ग्राम न्यायालय जो है हर एक ग्राम पंचायत के लिए है इन स्टेट, तो इट इज स्टेब्लिश फॉर एवरी पंचायत एट ब्लॉक लेवल, ठीक है। ग्राम न्यायालय मस्ट स्ट्रिक्टली अधीर टू इंडियन एविडेंस एक्ट, ना एग्जेम्प्ट है टू ऑपरेट ऑन नेशनल जस्टिस, ठीक है। द एक्ट एस्टिमेटेड सेटिंग अबाउट 5,000 ग्राम न्यायालय। एज ऑफ रिसेंट डेटा ओनली ए फ्यू हंड्रेड आर एक्चुअली ऑपरेशनल, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन फेलियर है, मेनी स्टेट सिंपली रिफ्यूज टू सेट देम अप साइटिंग लैक ऑफ फंड्स, बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पे न्यायाधिकारी, ठीक है। दूसरा है कंकरेंट जुरिडिक्शन, कि बहुत सारा जो मजिस्ट्रियल कोर्ट है या सिविल कोर्ट है पहले से ऑपरेट करता है तहसील लेवल, आप ग्राम न्यायालय को ऐड कर दीजिएगा तो वो कंकरेंट जुरिडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा है रिलक्टेंस ऑफ द बार एंड पुलिस, लॉयर्स अधिकतर ट्रेवल नहीं करना चाहता है ड्यू टू लो फीस एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज, पुलिस ऑफिशियल भी नहीं जाना चाह रहा है टू सर्व समन्स फाइल चार्जशीट इन द कोर्ट, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये इशू है आपका ग्राम न्यायालय में, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि ग्राम न्यायालय इज द ग्रास रूट कोर्ट्स, जो लोक अदालत है, आर द ग्रेट प्रेशर वाल्व ऑफ इंडियन जस्टिस सिस्टम, ठीक है। Based on the Gandhian principles, they do not focus on winning or losing, they focus strictly on compromise and settlement, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। लोक अदालत में क्या है, पहला लोक अदालत कैंप जो लगा था 1982 में लगा था एज ए वॉलेंट्री कंसिलिएटरी एजेंसी विदाउट स्टेटूटरी बैकिंग, पहला 1985 में ही लग गया था, कोई बैकिंग नहीं था। उसके बाद पार्लियामेंट पास किया लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 को, ठीक है, जो लोक अदालत को स्टेटूटरी स्टेटस दिया। क्या है, लोक अदालत में कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर बैठेगा एज ए चेयरमैन, 2 मेंबर को लेगा, एक कोई लॉयर होगा, एक सोशल वर्कर होगा, ठीक है। इसका कोई एज टेन्योर नहीं बताया है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये पीरियोडिक कैंप है, कोई डेली कोर्ट नहीं है, पहला चीज। दूसरा कि भैया लोक अदालत 2 टाइप का केस देखेगा, पहला जो कि रेगुलर कोर्ट में पेंडिंग है, और लोक अदालत को ट्रांसफर किया जा सकता है अगर दोनों पार्टी एग्री किया, या एक पार्टी अप्लाई करता है, और इफ वन पार्टी अप्लाइज एंड द कोर्ट सीज ए चांस ऑफ सेटलमेंट, दोनों पार्टी एग्री किया तो भेज देगा, अगर एक पार्टी अप्लाई किया और कोर्ट को लगा कि सेटलमेंट हो सकता है तो ठीक है। पेंडिंग केस में, प्री लिटिगेशन केस में जो अभी तक कोर्ट में नहीं आया है वो डायरेक्टली लोक अदालत में जा सकता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है, सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल, लैंड पार्टीशन, लेबर डिस्प्यूट और कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल नहीं, ठीक है। ये सब आपका अलाउड है। क्या क्या है, नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है लोक अदालत में, ठीक है। इवन इफ बोथ पार्टीज वांट टू कॉम्प्रोमाइज, लोक अदालत में नहीं जाएगा ये केस, ठीक है। एवरी अवार्ड जो देगा लोक अदालत सिविल कोर्ट का पावर है उसमें, ठीक है। और लोक अदालत के बाद आप कहीं इसको बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, तीसरा चीज, बिकॉज द अवार्ड इज इंटायरली बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट, नो अपील्स लाइज इट एट एनी हायर कोर्ट, ठीक है। इफ ए पार्टी एलिजेस द कॉम्प्रोमाइज वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, वो नॉर्मल अपील फाइल नहीं कर सकता है, सिर्फ रेमेडी है कि फ्रेश लिटिगेशन करो या रिट जुरिडिक्शन करो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसके बाद है कि कोई कोर्ट फी पे नहीं होगा अगर कोई मैटर लोक अदालत में फाइल हुआ है, अगर कोई पेंडिंग केस है रेगुलर कोर्ट में तो जो वहाँ पे जो कोर्ट फी पे हुआ है वो रिफंड होगा, ठीक है। परमानेंट लोक अदालत, तो 1987 के बाद क्या हो रहा था कि रेगुलर अदालत में एक फ्लॉ था, क्या फ्लॉ था कि जो पार्टीज था वो कॉम्प्रोमाइज करने से रिफ्यूज करते थे, ठीक है। तो लोक अदालत के पास कोई ये नहीं था डिसाइड करने का केस का, फिर वो रेगुलर कोर्ट में जाता था और टाइम वेस्ट होता था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि ऐसे छोटा मोटा एवरीडे सर्विस के लिए एक्ट को अमेंड किया गया 2002 में और परमानेंट लोक अदालत बनाया गया, ठीक है। परमानेंट लोक अदालत में क्या है, परमानेंट लोक अदालत सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए है, छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, टेलीग्राफ, पावर, लाइट, वाटर, सैनिटेशन, इसके लिए, ठीक है। अगर पार्टी फेल्स टू रीच कॉम्प्रोमाइज इन परमानेंट लोक अदालत, तो लोक अदालत के पास जुरिडिक्शन है टू डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन मेरिट्स, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, बाकी को वो मेरिट पे डिसाइड कर देगा, इवन विदाउट म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तीसरा चीज,
दे कैन ओनली हियर द केसेस व्हेन द वैल्यू ऑफ द डिस्प्यूट इज अप टू 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा जाने पे आप फिर आपको हटना होगा लोक अदालत से, ठीक है। पहला लोक अदालत अपना पावर 39A से लेता है, नहीं 39 तो बस डायरेक्टिव है, पावर लेता है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट से, ठीक है। दूसरा, लोक अदालत अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हो 30 दिन, नहीं, लोक अदालत का वर्ड फाइनल और बाइंडिंग है, कोई अपील नहीं होगा। ए लोक अदालत कैन सेटल एनी क्रिमिनल केस इफ बोथ विक्टिम एंड एक्यूज्ड म्यूचुअली एग्री टू फाइनेंशियल सेटलमेंट, ना नहीं कर सकता है, सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंस कर सकता है, नॉन कंपाउंडेबल को नहीं कर सकता है। दूसरा, जस्टिस वर्सेस सेटलमेंट, तो लोक अदालत मिलियंस ऑफ केस को डिस्पोज करता है, बट क्रिटिक्स आर्ग्यू करता है कि दे डिलीवर सेटलमेंट नॉट नेसेसरली जस्टिस, कि जो पुअर लिटिगेंट है, जो कि एक्सिड विक्टिम है, वो प्रेशर किया जा सकता है कि आप लोअर कंपनसेशन एक्सेप्ट कर लीजिए और कॉम्प्रोमाइज कीजिए विदाउट गेटिंग देयर लीगल राइट, ठीक है, पहला चीज। दूसरा है कि ओवरबर्डन रेगुलर कोर्ट, कि लोक अदालत स्पेक्टेकुलर सक्सेस लाया है इन बर्डन ऑफ रेगुलर कोड इन स्पेसिफिक कैटेगरीज लाइक चेक बाउंसिंग, ट्रैफिक चलान्स, फैमिली डिस्प्यूट, ये सब में, ठीक है। तीसरा है शिफ्ट टू ई लोक अदालत, पेंडेमिक में ई लोक अदालत जो है रिवोल्यूशनाइज किया है एडीआर को, वर्चुअल सेटलमेंट करने से फिजिकल, लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल को हटा है, ठीक है। तो नालसा का फ्रेमवर्क एक बार समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग को समझना है नालसा को, ठीक है। तो जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है नालसा, उसका पेट्रोन इन चीफ है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है, ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो नालसा का चेयरमैन होगा, ठीक है। दूसरा है सालसा, जो चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट है वो पेट्रोन चीफ होंगे, जबकि जो सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे वो आपके सालसा के, मतलब रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज नालसा का चेयरमैन नहीं हो सकता, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा, डालसा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है भैया। और तालुक लीगल सर्विस कमेटी है, दे आर हेडेड बाय सीनियर सिविल जज ऑपरेटिंग विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कमिटी, ठीक है, सीनियर सिविल जज ऑपरेटिंग विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ कमिटी। सेक्शन 12, हु गेट्स द फ्री लीगल एड, किसको मिलेगा भैया फ्री लीगल एड, तो इनकम लिमिट और किसको नहीं मिलेगा, इनकम लिमिट इन लोगों पे नहीं है, विमेन, चिल्ड्रन, फीमेल बिलियनियर भी आएगा तो उसको फ्री लीगल एड मिलेगा, ठीक है, अंडर 39 है, ठीक है। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब से, जो कि ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, बेगार, ये सब में है, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, जो पर्सन कस्टडी में है, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, इथनिक वायलेंस, ये लोग को फ्री लीगल एड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सन जिसका इनकम लेस देन है स्टेट गवर्नमेंट में 3 लाख होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। ये है आपका नालसा और सालसा का खेला, ठीक है। तो फ्री लीगल एड है, बट कॉन्स्टिट्यूशन अकेले कैन नॉट फोर्स लॉयर्स टू वर्क फॉर फ्री, टू एक्चुअली एग्जीक्यूट दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाया टू क्रिएटिंग ए नेशन वाइड नेटवर्क टू इंश्योर नो सिटीजन इज डिनाइड जस्टिस ड्यू टू पॉवर्टी, ठीक है, ठीक है। तो हर जगह है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट में गरीब के लिए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ नालसा, देयर इज ए हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है, ठीक है, एंड देयर इज ए तालुक लेवल सर्विस कमेटी है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को समझना होगा, ठीक है। हाँ, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है, लीगल सर्विस अथॉरिटी द प्राइमरी बॉडी है जो कि पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन करेगा, ठीक है। जो कि पॉलिसी बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट बना कर फंड करने के लिए। लीगल सर्विस कमेटी क्या है, स्पेशलाइज्ड बॉडी अंडर द अथॉरिटी टू प्रोवाइड लीगल एड स्पेसिफिकली फॉर ए पर्टिकुलर कोर्ट और ए स्मॉल सब डिवीजन। तो समझ गया ना, लीगल सर्विस अथॉरिटी और लीगल सर्विस कमेटी में क्या अंतर है। जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो अपना स्टेब्लिश बनाया है अंडर नालसा एक्ट, मतलब लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, पॉलिसी मेकिंग करना है या एडमिनिस्ट्रेशन करना है या इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये लीगल सर्विस अथॉरिटी करेगा। बट अगर पर्टिकुलर कोर्ट के लिए या स्मॉलर
तो देखना लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का लीगल सर्विस कमेटी है, हाई कोर्ट का लीगल सर्विस कमेटी है और तालुक लेवल ठीक है कमेटी है। हायरार्की क्या है? सबसे पहले बात किया जाए एडवोकेट एक्ट से गवर्न होता है, ठीक है। तो सबसे नीचे है एडवोकेट। एडवोकेट वो बंदा है जिसके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड लॉ डिग्री है और स्टेट बार काउंसिल के साथ इनरोल्ड है, ठीक है। वो स्टेट में किसी भी हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, पहला। दूसरा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का गेट कीपर है। द सुप्रीम कोर्ट में बोला रहा है कि ओनली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज इंटाइटल्ड टू फाइल ए केस, प्लीडिंग और एफिडेविट। कोई भी फाइल होगा सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही करेगा। एक नॉर्मल एडवोकेट और इवन ए सीनियर एडवोकेट कैन नॉट फाइल ए केस डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट, दे मस्ट हायर एन एडवोकेट और रिकॉर्ड टू फाइल देम। तो कैसे बनोगे? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना इज नोटोरियसली डिफिकल्ट। आपको 5 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए और 1 साल ट्रेनिंग किसी एग्जिस्टिंग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में पास करना चाहिए। उसके बाद एक ग्रूलिंग एग्जामिनेशन होगा जो सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट कराता है, तब आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनिएगा, ठीक है। उसके बाद है द सीनियर एडवोकेट, द सिलगाउन। द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन डेजिग्नेट ए एडवोकेट एज ए सीनियर एडवोकेट, वो विद देयर कंसेंट बेस्ड ऑन द एक्सेप्शनल एबिलिटी स्टैंडिंग एट द बार और द स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही डेजिग्नेट करेगा, ठीक है, विद कंसेंट है, ये चीज़ देखना होगा। बिकॉज दे आर मीन टू बी लाइट आर्गुइंग काउंसिल, दे आर सब्जेक्ट टू सुपर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन बाय द बार काउंसिल। क्या है? दे कैन नॉट फाइल ए वकालतनामा, the document authorizing a lawyer to represent a the document authorizing a lawyer to represent a client, ठीक है। वकालतनामा फाइल नहीं करना होगा। they cannot draft pleadings or conveyances alone, ठीक है। they cannot directly meet clients for negotiation, they must always be briefed by a regular advocate or an advocate on record, ठीक है। they cannot appear in court without another junior advocate alongside them। बाप रे राजा व्यवहार सीनियर एडवोकेट, ठीक है। तो सीनियर एडवोकेट का वकाली है कि वकालतनामा फाइल नहीं करना होगा उनको, या कोई प्लीडिंग ड्राफ्ट नहीं करना होगा या कन्वेंसेस, ठीक है। या क्लाइंट से नेगोशिएशन करने के लिए मीट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। दे मस्ट ऑलवेज बी ब्रीफ्ड बाय ए रेगुलर एडवोकेट, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर भी है। आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है यूनियन का, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, वो पार्लियामेंट में सीट कर सकते हैं। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल है। तो सॉलिसिटर जनरल है या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, ये आपका स्टेट्यूटरी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये अटॉर्नी जनरल को गाइड मतलब ये करता है, असिस्ट करता है। उसके बाद एडवोकेट जनरल है अंडर आर्टिकल 165, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो लीगल एड का क्वालिटी पे दिक्कत हो रहा है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो सही है, बट जो लीगल एड का लॉयर्स है वो अंडर पेड है या ओवर बर्डन है, ठीक है। तो फ्री लीगल एड पुअर लीगल एड बन जा रहा है, तो ये दिक्कत वाला बात है, ठीक है। So litigants, even poor ones, often taking predatory loans to hire private lawyer because they don't trust state-appointed counsel to fight rigorously, ठीक है। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का मोनोपोली है, ये है, ठीक है। कार्टेल बना लिया है दिल्ली में, एक्सपेंसिव कर लिया है फॉर सिटीजन्स फ्रॉम रिमोट स्टेट्स हु हैव टू पे बोथ देयर लोकल लॉयर्स एंड दिल्ली बेस्ड एओआर, ठीक है। तो सीनियर डेजिग्नेशन कंट्रोवर्सी, द प्रोसेस ऑफ डेजिग्नेटिंग सीनियर एडवोकेट्स ओपेक रहा है। तो इंदिरा जयसिंह केस में सुप्रीम कोर्ट वाज फोर्स्ड टू ले डाउन ऑब्जेक्टिव टू मेक द डेजिग्नेशन ट्रांसपेरेंट सीनियर एडवोकेट के लिए, ठीक है।